हिमाचल गए और सरकारों की आपने बदहाली की बात की, गुजरात का भी थोड़ा अध्ययन कर लें। आप मुद्दों को मत भटकाया कीजिए आप यहां पर बैठकर। मैं मुद्दों को भटका रहा हूं, आप ही कहते हो महंगाई को मुद्दा बनाओ। आपने बोला, आपने 5 हेडलाइन गिनाई बकायदा। काइंडली नोट दैट आल्सो सर। मुझे एक शो करके दिखा दो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। काइंडली नोट दैट सर। बिल्कुल, जब मौका मिलता है तो कर देते हैं। देश के गृह मंत्री से भी सवाल पूछ लेते हैं। छोड़ दे यार अमीश, रहने दो मेरा मुंह मत। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। आजकल देश का माहौल देखकर ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है। गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं ताकि आज के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को दबाया जा सके। नेता लोग खासकर सत्ता के भूखे और वोटों के लालची हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी बयानबाजी में लगे हुए हैं। हर दिन टीवी पर, सोशल मीडिया पर बस यही जहर उगला जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, नफरत फैलाओ और असली सवालों से ध्यान हटाओ। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम संविधान के दायरे में सब चीजों को करना चाहते हैं, हम मोहब्बत की दुकान के पैरोकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी संवैधानिक दायरे से बना हुआ कानून उसको मानने से इंकार करती है। और मैं कई इसमें आपके रीजनल मिनिस्टर्स भी हैं, उनका नाम नहीं गिना रहा है। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि संसद अगर किसी भी कानून को बनाती है तो उसके अगर किसी प्रावधान के ऊपर किसी को शंका है या प्रश्न चिन्ह है तो वो उसके ऊपर सवाल उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना तो उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता है। 3 काले कृषि कानून आए, पूरे देश में तहलका मचा कि भाई काले कानून आ गए हैं तीनों, और उसके बाद उनको सरकार ने ही वापस ले लिया। तो क्या हम सरकार को अब क्या कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या सरकार को गलत कहना शुरू कर दें? मैं नहीं समझता हूँ। विरोध करना भी लोकतंत्र में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सारी चीजों को एक्सेप्ट करना। बहुत से संसद के द्वारा चीजें पास होती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज कहता है, उसको संसद बदल देती है। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग चले गए हैं। जयराम रमेश जी ने भी कहा कि सही समय पर हम भी जाएंगे उसमें। तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर कहीं कोई बहुत सोचने वाली या वैसी बात है। सुप्रीम कोर्ट वो एक नैतिक अधिकार है, कोई भी जा सकता है। लेकिन मेरा 10 सेकंड का जवाब अगर आप दे दें, क्योंकि उदित राज ने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा, पॉइंट नंबर 1, और इमरान मसूद ने कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी का गला घोट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें गला घुटना जैसा बिल्कुल उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई बात। देखिए, गला घोटना एक मुहावरा है और उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर बहुत लोगों ने उसके विपक्ष में भी वोट डाला है, विरोध में भी वोट डाला है, और उन्होंने सबकी सोच यही है कि ये कानून जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक खेमे के खिलाफ है। जी, एक खेमे के खिलाफ है। ओके, गला वैसे वास्तव में नहीं घोटा जाता, एक मुहावरा है। जी, शहजाद पूनावाला, विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर जायज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं स्पेसिफिकली अगर कोट करूं तो संगीत सोम जो हैं, उन्होंने अभी औरंगजेब को लेकर क्या बयान दिया मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे बिल को एक तबके का विरोधी बताने में, आपके पूरी बीजेपी नहीं, कुछ नेता बताने में जुटे हुए हैं कि अब देखिए क्या होता है, कि धमकीबाजी क्यों? धन्यवाद। वैसे तो आलोक शर्मा जी मुझसे ज़्यादा बेहतर हिंदी जानते हैं, पर अगर गला घोटना इनके हिसाब से मुहावरा है तो इसी उदित राज ने ट्वीट करके कहा था राम मंदिर पर बुलडोज़र चला दो। इसी उदित राज ने रामनाथ कोविंद जी को कहा था कि ये डेफ एंड डम प्रेसिडेंट है। इसी उदित राज ने जिस प्रकार की टिप्पणियां सनातन और हिंदू धर्म पे की है, इसी उदित राज और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपत्नी कहा है हमारी राष्ट्रपति को। और इसी कांग्रेस पार्टी के एक और प्रवक्ता है अजय कुमार झारखंड से, जिन्होंने कहा ईवल मानसिकता की है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये दिखाता है कि आदिवासी समाज, और बोरिंग भी है स्पीच उनकी, वो पुअर लेडी है, ये सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कहा है। तो आदिवासी समाज के प्रति किस प्रकार का वैमनस्य है आज ये स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात देखिए, वक्फ बहाना है, जैसे सीए के नाम पे आग लगानी थी वैसे आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। इन्होंने कहा प्रावधान के ऊपर अगर किसी को समस्या हो तो कोर्ट जा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं अमीश जी, हमारा कानून जो है वक्फ का वो नोटिफाई हुआ 6 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट के बाद। उससे पहले ही 4 तारीख और 5 तारीख को कांग्रेस के नेता मोहम्मद जावेद हो, चाहे वो जमात उलेमा हो हिंद हो, चाहे वो AIMPLB हो, चाहे वो MIM हो, ये सभी लोग कोर्ट चले गए। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि
कानून नोटिफाई हुआ नहीं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी लगा रहे हैं कि इस कानून को रोक दो। दूसरी बात, ये वही मंडली है ना जो कहती थी सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी, कौन से प्रावधान से छिनी, और आज कह रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। ये इमरान, जो शायर इमरान है हमारे शायरी करते हैं, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान और खानखाएं छिन जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कहां पे कौन सा प्रावधान ये लिखा तो गया? ये तो और आखिरी स्पष्ट बात, है, 10 सेकंड, 10 सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जवाब अजय, एक सेकंड, 10 सेकंड। एक सिद्धार्थ, यू 10 सेकंड, नहीं, 10 सेकंड, आलोक 10 शर्मा, सेकंड, आलोक शर्मा का पॉइंट नहीं, 10 नहीं, आपने भी बात तो रखा ना, 1.5 मिनट रखा तसल्ली से। आलोक शर्मा भड़काने की कोशिश है एक तबके को, गला घोटने से ताल्लुक है कि एक तरह से भड़काया जाए। क्या आपको लगता है भड़काऊ तंत्र की तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? ये गंभीर आरोप है कुछ। देखिए, बीजेपी का काम आरोप लगाना है, बीजेपी का काम डिवाइड एंड रूल करना है, हिंदू मुसलमान में देश को बांटना है। इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं। सीए और एनआरसी की बात कर रहे हैं, इसका विरोध तो तमाम बीजेपी के लोगों ने भी किया है। क्या हेमंत बिश्व शर्मा ने एनआरसी का विरोध नहीं किया? क्या सही बात है कि गलत है? क्या बंगाल के 2 लीडर्स ने इसका विरोध नहीं किया जो भाजपा से भी संबंधित थे? मैं समझता हूं कि किसी भी कानून के ऊपर अपनी सकारात्मक और नकारात्मक किसी की भी प्रक्रिया हो सकती है। इन्होंने कहा कि पहली बार हुआ कि नोटिफाई नहीं हुआ था, उससे पहले हो गया कि कोई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। भाई सुप्रीम कोर्ट देखेगा, नोटिफिकेशन से पहले अगर वो आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन नोटिफाई होने से पहले उत्तर प्रदेश में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनका सर्वे शुरू करवा दिया गया, उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। क्या ये सच नहीं है? ये ज्यादा बड़ा पाप है। लेकिन आलोक शर्मा, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये आप बार-बार कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सही बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कुछ देखेगी या कांग्रेस पार्टी उसे नहीं देखेगी? बोला जा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मजारें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। ये बात में तो दमी नहीं है ना, ये तो कानून में भी नहीं है। उस कानून, जो कानून देश की सदन में पास हुआ है, जिस कानून की कॉपी आपके नेताओं के पास है, उसमें तो कहीं ये बात नहीं है। तो वो क्यों कह रहे हैं? उसी को भड़काऊ तंत्र कहा जा रहा है। 30 सेकंड में इसका जवाब आ जाए। आलोक शर्मा, देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज का जो यूज वाला फॉर्मूला है, यूज वाला जो क्लॉज है, उसको जो बदला गया है, प्रॉपर्टीज बाय यूज जो रहेंगी, उसमें मस्जिद कहाँ है? डिस्प्यूट्स क्रिएट किए जाएंगे। उसमें मस्जिद कहाँ है? मजारे कहाँ है? अरे सुनिए ना भाई जी, सुनिए ना बात। उसमें मस्जिद मजार नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वक्फ की मस्जिद और मजार भी है, और वो भी आएंगी, उनको भी डिस्प्यूटेड किया जाएगा और बहुत जगह किया जाएगा। हम भी यही हैं, अमीश जी, और आप भी यही हैं। आप कह रहे हैं कि उनको डिस्प्यूटेड किया जाएगा, ये आपकी ये आप कह रहे हैं, लेकिन कानून में ये बात कहीं नहीं है, अभी तक हमने नहीं देखी। अब बात आती है किसने क्या कहा। अरे भाई, हेट स्पीच तो पिछले 10 साल से पूरा देश ही सुन रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री भैंस खोलने जाएंगे, मंगलसूत्र, ज्यादा बच्चे वाले, और वो घुसपैठी और क्या क्या कहा। आज का विषय नहीं है अमीश जी। 5-6 न्यूज हैं अगले पिछले 2-3 दिन की। महंगाई की न्यूज अभी वारिस पठान जी ने बताई। 19 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में 4 घंटे में डूबा, ये भी पूरा देश देख रहा है। 26% टैक्स अमेरिका ने लगाया, 2 दिन पहले की खबर है। पासपोर्ट की हमारे की रैंकिंग गिर के 148 पे पहुंच गई, ये दूसरी खबर है। 68% लोग, कल सीएमआई का आंकड़ा आया था कि 1 लाख तक का कर्ज चुकाने के लायक नहीं बचे हैं, और 3 बैंकों ने कल एफडी पे अपनी पे 0.40% ब्याज घटा दिया है। ये बड़ी बड़ी खबरें हैं। उदित राज ने ऐसा कह दिया और सिविल वॉर हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं होगा भाई। अगर कहीं पर कोई दुर्भाग्य है तो इस देश की इकोनॉमी बैठती चली जा रही है। बिल्कुल, आप अर्थव्यवस्था पे सवाल पूछिए। मैं एक और खबर बताता हूं, एलपीजी का सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है, उस पर आप बोलिए। लेकिन जब आपके नेता बोलेंगे कि देश में काला कानून है, ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है, मतलब संविधान के दायरे में अगर कोई कानून आया है तो वो संविधान पे हमला कैसे हो जाता है? आलोक शर्मा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गला घोट देंगे, एक बहुत बड़ी आबादी का गला घोट देंगे। ये बड़ी आबादी को, यानी इस देश के मुसलमानों को डराने का प्रयास है। पॉइंट ये है, आप हर विषय उठाइए, लेकिन इस देश के मुसलमान को डराकर अपनी पॉलिटिकल दुकान क्यों चलाना चाहते हैं? आलोक जी, देखिए, ये तो मुसलमान भाई बता सकते हैं कि कौन किससे डरा हुआ है, किसने डराया हुआ है। आज पूरे देश के अंदर हर त्योहार पे हिंदू मुसलमान है। कभी औरंगजेब की आत्मा नोएडा के चैनलों में 20 दिन तक घूमती रहती है। तो अब ये बड़े आप कह रहे हैं, ये औरंगजेब की आत्मा को निकाला किसने? आप ही के सहयोगी दल ने, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने। ये तो औरंगजेब की तो कोई बात ही नहीं थी। राणा सांगा को गाली किसने दी? आपकी सहयोगी पार्टी ने। अरे भाई अमीश जी, मुझे केवल ये बताइए कि अगर अबू आजमी ने कुछ कह दिया तो हिंदुस्तान के मीडिया में बिल्कुल अपनी सोच पर पत्थर रख लिया है कि कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है आज के लिए, किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।
अभी 5 बजे से लेकर अभी तक के 8 बजे तक के हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल उठा लो, खासतौर पे नोएडा वाले, अगर एक भी इकोनॉमी पे कर रहा हो तो नहीं, सब इकोनॉमी पे कर रहे हैं, पूरी खबर चल रही है, अब आप देखना नहीं चाह रहे, अब भरी दोपहरी में आप आंखें बंद करना चाह रहे तो कोई क्या करे। अब देखिए, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं। दूध की, दही की कीमतें आपके शासित राज्य कर्नाटक में कितनी बड़ी हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ वार्निंग फॉर हिमाचल एंड देयर इज अ बिग वार्निंग फॉर कर्नाटक टू। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, महंगाई और किसी स्टेट की इकोनॉमी का डिस्कशन। मैं गुजरात में बैठा हूं, गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, और जिस दिन मोदी जी यहां पर बने थे मुख्यमंत्री, कुल 9,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज का वो विषय नहीं है, उसका विषय होगा जब उस दिन कर लेंगे। उमेश जी, आप मुद्दे को ना भटकाएं। अब बात ये आती है, आप ही महंगाई की बात लेकर आए थे सर, महंगाई की बात आप ही लेके आए थे, तो मैंने कर्नाटक में दूध दही की कीमत बढ़ी। अमीश जी, अरे मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन आप हिमाचल गए और सरकारों की आपने बदहाली की बात की। गुजरात का भी थोड़ा अध्ययन कर लें, आप मुद्दों को मत भटकाया कीजिए आप यहां पर बैठकर। नहीं, एक सेकंड, आलोक शर्मा, हिमाचल के अंदर तनख्वाहें नहीं दे पा रही सरकार वहां की, आपको शायद पता नहीं है कितना बड़ा वो विषय बना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, और मैं मुद्दों को भटका रहा हूं। आप ही कहते हो महंगाई को मुद्दा बनाओ, आपने बोला, आपने 5 हेडलाइन गिनाई, बकायदा आपने 5 हेडलाइन गिनाई, छठी हेडलाइन मैं गिना देता हूं। कर्नाटक के होम मिनिस्टर है जी परमेश्वर, उन्होंने रेप के मामले में बोला है बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ये छठी हेडलाइन है। काइंडली नोट दैट ऑल्सो सर। मुझे एक शो करके दिखा दो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। काइंडली नोट दैट सर। बिल्कुल, जब मौका मिलता है तो कर देते हैं। देश के गृह मंत्री से भी सवाल पूछ लेते हैं। छोड़ दे यार अमीश, रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, आज मुद्दे पे आ जाओ। नहीं, मुंह खोलिए, आप खोल ही रहे हैं, मुंह खोलने के लिए तो बुलाया आपको, यानी बोलने के लिए। अरे भाई सुनिए ना, आपने एक बार शहजाद से पूछ लिया ना, दूध दही के सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, किसने जीएसटी लगाया था, जरा पूछ के बताइए। शहजाद पूना वाला जवाब, मैं चुप हो जाता हूं। शहजाद पूना वाला जवाब। अब आप ही आपने बोला ना, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से बढ़ी भाई कीमतें। अमीश जी, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अमीश जी, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मेरा जवाब ले लीजिए। अमीश जी, मेरा जवाब ले लीजिए, मैं तैयार हूं देने के लिए। अमीश जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरा जवाब दीजिए भाई, दीजिए। हस्तक्षेप के, थैंक यू। पूरा अमीश जी, पहले तो अमीश जी, आलोक शर्मा ने कहा, अमीश जी रोकिए, थैंक यू। अमीश जी, आलोक शर्मा ने पहले कहा गुजरात का डेट 5 लाख करोड़ है। मैं दर्शकों से कहता हूं, अभी गूगल कीजिए, गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो बेस्ट है और 5 लाख करोड़ नहीं है डेट गुजरात का, परंतु उन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दूध दही पे जीएसटी, अरे मान्यवर, जब आप छोड़कर गए तब जीएसटी की व्यवस्था नहीं थी, तब आप लोग वैट लगाते थे और सेल्स टैक्स लगाते थे। आज जीएसटी कम हुआ है। प्लीज अमीश जी, एक एक करके, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैंने अपने समय का इंतजार किया। अमीश जी, कृपया करके, आप अकेले एक आदमी को बुलवाते रहिए। नहीं, आप भी बोल रहे थे, कृपया करके रोकिए। अमीश जी, कृपया करके रोकिए ताकि मैं आंकड़े के साथ गिना सकूं। अमीश जी, कृपया करके रोकिए ताकि मैं आंकड़ों के साथ, अमीश जी प्लीज रोकिए, एक एक करके ले लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अच्छा, एक एक करके शहजाद, आप अपनी बात को 15 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर 40 सेकंड आलोक शर्मा से बोलिए। अमीश जी, कर्नाटका में पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपए प्रति लीटर, लास्ट ईयर 3 रुपया प्रति लीटर, मिल्क का दाम 6 रुपया प्रति लीटर, इलेक्ट्रिसिटी का दाम 2.5 रुपया प्रति यूनिट, स्टैम्प ड्यूटी 500%, वाटर चार्जेस 30%, बस फेयर 15%, गार्बेज टैक्स लग गया, हॉस्पिटल चार्जेस 5% बढ़ गए। ये कह रहे कर्नाटका में महंगाई नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि दूध, अब मैं आपको एक एक दाम बता रहा हूं। आटा का दाम इनके 10 सालों में 110% बढ़ा, आज 50% से 15 सेकंड। राइस का दाम 190%। 15 सेकंड। ओके, आलोक शर्मा योर टर्न। आलोक शर्मा ऑन स्क्रीन। आलोक जी, मैंने एक आंकड़ा दिया कि गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आप इसको चेक कर लेना, और सारे दर्शक भी चेक करें कि कौन झूठ बोल रहा था। अब बात आती है, इन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण की बात। मुस्लिम आरक्षण तो मुस्लिम में, यहां गुजरात में मोदी जी ने मुसलमानों को ओबीसी की लिस्ट में जोड़ा था, तो मोदी जी की स्टेटमेंट है। 3 काले कृषि कानून आए, तब भी बहुत फायदे गिनाए थे इन्होंने। नोटबंदी हुआ, तब भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा था बस अब तो कांग्रेस ही मर जाएंगे, बस अब तो सारा काला धन बाहर आ जाएगा। क्या हुआ, वो पूरे देश ने देखा। अभी कह रहे थे साहब वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इन्हीं के आरएसएस के तमाम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने में मदद की। अब पहले डिसाइड कर लो भाई, हम उनके अगेंस्ट है या उनके साथ है। दिक्कत यह है कि संगीत सोम का विषय इतने हल्के में डाल दिया कि वो तो वैसे ही कह दिया उन्होंने, दौड़ा कर मारेंगे। अगर एक चुना हुआ नुमाइंदा इस तरह की बात करता है या पूर्व मंत्री बात करता है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है।
और वास्तव में देश जो है उसका गला घुट रहा है महंगाई से, देश का गला युवाओं का बेरोजगारी से घुट रहा है। ओके, देश का गला घुट रहा है, ओके आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो भगा भगा के मारने की बात बोली है, ये गलत बात बोली है, यही कहने हैं ना आप आलोक शर्मा, संगीत सोम ने ये गलत बोला है, योर स्टेटमेंट इज दिस? देखिए मैं समझता हूं ये अच्छा कोई कह सकता हो तो बता देना। कोई नहीं कह सकता इसको, तो अच्छा कोई नहीं कह सकता ना, पीठ में डंडे वाली बात को कह सकता ना, इसको कह सकता है। ओके, शहजाद पूनावाला देखिए 10 सेकंड देखिए, दौड़ा दौड़ा के मारने वाली बात को मैं भी खंडन, सुनिए ना भाई साहब, हर बार में मेरी बीच में बोलते हैं। अब अमीश जी एक टेस्ट कर लीजिए, चलिए मैं अमीश जी आपकी बात जो है मैं उसको 100% फेस वैल्यू पे लेता हूं और मैं बोलता हूं संगीत सोम ने गलत बोला। अब बताइए कि राहुल गांधी ने बोला था मोदी को डंडों से मारेंगे, इनके बड़े नेता ने बोला था कब्र खोदेंगे मोदी की, खंडन कर सकते हैं। दूसरी बात, केसीबीसी और सीबीसी ने बोला है कि आप क्रिश्चियंस की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए दो विषय आए। कब्र खोदने की बात पूरी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं गलत था, उस व्यक्ति को हमने एआईसीसी मेंबरशिप से हटाया और पार्टी से बाहर किया। दूसरी चीज, डंडे पड़ेंगे भी मुहावरा है। साथियों, गोदी मीडिया जो अपनी आत्मा बेच चुका है, ये वे बेशरम लोग हैं जो सच को दफनाकर झूठ को चमकाने में लगे हुए रहते हैं। हर शाम इनके स्टूडियो में चीखना, चिल्लाना, ड्रामा और नफरत का तमाशा होता है, जहां पत्रकारिता का जनाजा निकल चुका है। ये गोदी मीडिया के दलाल जो सत्ता के तलबे चाटते हैं, नेताओं के इशारे पर नाचते हैं और जनता को भड़काने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका काम खबरें देना नहीं बल्कि सत्ता का प्रोपेगेंडा फैलाना है। गुस्सा इस बात का आता है कि ये लोग ना सिर्फ सच को तोड़ते मरोड़ते हैं बल्कि देश के लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश भी करते हैं। इनके लिए टीआरपी और मालिकों की चमचागिरी ही सब कुछ है, ना देश की चिंता है ना समाज की भलाई। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।